आज की मुख्य अतिथि जी का मैं उनका बुलाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हम लोग सुस्ती सी लग रही है, एक बार सभी लोग जोरदार नारा लगाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। आए आज के मुख्य अतिथि जो लखनऊ से चल करके आज हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा माननीय अखिलेश अम्बेडकर साहब से आए और अपने विचार रखें और हम सबको पार्टी की रीति बताने का काम करें। सम्मानित अखिलेश अम्बेडकर साहब, सभी लोग जोरदार मुताबिक स्वागत करेंगे। आज इधर विधानसभा क्षेत्र सिकंदरा के सेक्टर बनीपारा के समीक्षा और कैडर कार्यक्रम में मैं अपनी बात रखूं से पहले तथागत भगवान बुद्ध भारत को दुनिया का सबसे अच्छा संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वामदेव BS4 BSP के संस्थापक बहुजन नायक मानव श्री काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए साथ ही साथ इस देश में सभी संत महापुरुष जिनमें ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, संत रविदास, अहिल्याबाई होलकर जी और तमाम दोस्तों के चरणों में भी श्रद्धा समर्पित करता हूँ। आज की बैठक में हमारे साथ में चल करके आए कानपुर मंडल के प्रभारी हमारे भाई राम शंकर कुइल जी, इधर आदरणीय बहन जी ने जिले में प्रभारी बनाकर व्यवस्था दी है, उनमें विधानसभा क्षेत्र सिकंदरा को देख रहे जिले के प्रभारी भाई वीरेंद्र सकवार जी, जिले के प्रभारी भाई विनय कुमार गौतम जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे बहुत ही जुझारू संघर्षशील जिले के हमारे अध्यक्ष भाई प्रवीण संकवार जी, विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी सर्वेश कुमार गौतम जी, विधानसभा के दूसरे प्रभारी ललित राज जी, विधानसभा के हमारे सम्मानित अध्यक्ष रामचंद्र वर्मा जी और बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता और जिन्होंने गीत के माध्यम से, अगर पूरा गीत गौर से धुन सुना जाए तो जितने वक्ता हैं सब फेल है, क्योंकि उन्होंने कोई तो मैं तो सुन रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ पर हमारे बुजुर्ग और सीनियर कुमार सिंह गौतम जी हैं, वहाँ पे कैडर देने वाले युवक नहीं, तो मैं उनका कोट उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस उम्र में भी वो उनके अंदर इतना जोश है कि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ था, लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक हुआ तो हम पूरी विधानसभा में फिर से लग जाए। निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है ऐसे कार्यकर्ताओं से ही कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री 100% सफल बनेंगी। अभी अपनी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्यान किया, बहुत ही पुराने साथी है, हमने पहले भी साथ में कुछ काम किया है। जब मिश्रा जी के साथ में 17 में दर्ज लगा था और इसमें जिला पंचायत सदस्य भी हैं बहुआ त्रिवेदी जी, इधर बेटे लाल कुलील साहब हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, महेंद्र पाल जी
जो गेस्ट हाउस के मालिक हैं और उन्होंने ये गेस्ट हाउस में मीटिंग करने के लिए दिया है। और इस मीटिंग में हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी का आना भी था, लेकिन आदरणीय बहन जी का निर्देश हुआ कि इधर लखनऊ मंडल और अयोध्या मंडल को देखेंगे, तो आज वो हरदोई में है तो नहीं आ पाए, तो इधर मैं इधर आ गया आपके बीच में। इधर बाबू सिंह पाल जी हैं, राम सिंह पाल जी हैं, कार्यक्रम की व्यवस्था कर रहे तो नाम ऊपर लिखना चाहिए था, रामचंद्र गौतम जी तो सेक्टर के मास्टर कहाँ सेक्टर करते हैं, सेक्टर सर जी को हम बहुत बधाई देते हैं मीटिंग में पहले ही कि अच्छी उपस्थित और अच्छे पदाधिकार यहाँ उपस्थित हुए, इनके लिए मैं अध्यक्ष जी का बहुत आभार करता हूँ। पूर्व सेक्टर के प्रभारी हैं महबूब खान जी, जिला पंचायत सदस्य सम्मानित हैं, सुनील कुमार जी विधानसभा के महासचिव, विजय सेन जी हैं सेक्टर अध्यक्ष, मान सिंह कटेरिया जी हैं, और यहाँ पर बड़ी संख्या पे हमारी माताएं बहनें हैं। निश्चित तौर पर एक तो दिग्गज की जरूर होगी सही का पहले रही हो या नाम इसमें लिखना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं। तो इधर उपस्थित यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमारे सेक्टर के पदाधिकारी सचिव और बूथ के हमारे अध्यक्ष, बूथ के हमारे संगठन मंत्री और यहाँ उपस्थित हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी जुझारू कार्यकर्ता, जिम्मेदार साथियों, बुजुर्ग, नौजवान, माताएं बहनें, साथियों, काफ़ी समय से ये मीटिंग चल रही है और जब मैं मीटिंग में आया तो मुझे लगा कि ये विधानसभा का सबसे अच्छा सेक्टर ही होगा। और क्योंकि इसलिए भी जब मैं अंदर आकर के हाजिरी हुई तो ये साबित हो गया जो मन के अंदर था हमारे कि सबसे अच्छा सेक्टर ये, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी महंती जी पूरे देश के अंदर आज संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और इस देश के जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे बैकवर्ड के लोग हो, अफ्रीका समाज के हो या गरीब जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए हमेशा आदरणीय बहन संघर्ष करने का काम करते हैं। साथियों, इसलिए आदरणीय बहन जी ने इस देश के अंदर ये जो प्रतिज्ञा ली, इस देश के अंदर हम सामाजिक भाईचारा बना करके समता पूर्ण समाज की स्थापना करेंगे और उस कार्य में आदरणीय बहन जी हमेशा संघर्ष करने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, इधर जो 2022 का चुनाव हुआ तो 2022 के चुनाव में जो रिजल्ट आया और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एक विधायक वहाँ जीता, लेकिन दूसरी पार्टी के लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जीता है, बीएसपी खत्म हो गई। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक भले जीता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 1,18,00,000 लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम किया। जो आदरणीय बहन जी ने हम लोग को निर्देश दिया कि हम लोग जो मंडल के प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, ये क्षेत्र में जाएं और गांव चलो अभियान के तहत सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी के पदाधिकारी जो बनाए गए उनकी समीक्षा करें, पदाधिकारी बने हैं नहीं बने हैं, और अगर बने हैं तो उन्हें बहुजन समाज पार्टी की ट्रेनिंग दे करके उन्हें इतना ट्रेन कर दें कि वो अकेले अपने बलबूते ही इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी सरकार बना करके आदरणीय बहन कुमारी महंती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम। साथियों, जब ये बात हम लोग करते हैं तो हमारे तमाम साथी सोचते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी महंती जी को गठबंधन करना चाहिए,
आदरणीय बहन जी गठबंधन नहीं कर रही है तो रिजल्ट खराब आ जाएगा। तमाम हमारे बीच के लोग ही आपस में चर्चा करते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का काम करते हैं। लेकिन साथियों, हमें अपना मनोबल नहीं गिराना, बल्कि हम इस बात को समझें कि आदरणीय बहन कुमारी मैजी ने आखिर क्यों कहा कि हमारे बड़े छोटे नेता कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाएं और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को कैडर देकर तैयार करने का काम करें। साथियों, हम लोग संगठन में तो काम करते हैं, मैं तमाम जगह पे जाता हूं और पूछता भी हूं। जैसे आज यही मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, अभी यहाँ हम लोग पूछा जाए कि अगर भाई बताइए जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोगों ने 2022 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया कि नहीं दिया है? अब नहीं दिया है। अब जब जो भी यहाँ बैठे हैं अगर सबने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ कि हम विधानसभा चुनाव और हारे ही नहीं। जो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट है उसमें अगर देखें तो हम लोग हार का अंतर भी ज्यादा है। ये भी नहीं कि कहीं हम 2011 से हारे, हार का अंतर भी ज्यादा है। हम सब वोट करते हैं, वोट डालने का भी काम करते हैं, लेकिन हम चुनाव हार गए। चलो कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं जब हम लोग वोट डालने के लोग बैठे हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग कहीं ना कहीं अपनी जो पुरानी बातें हैं, जो ट्रेनिंग बहन जी ने दिया था, जो मानश्री काशीराम जी ने हमें आपको ट्रेन किया था, हम कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल नहीं करें। क्योंकि अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करें, जैसे कि सेक्टर कमेटी बनाई गई है, सेक्टर कमेटी में एक सेक्टर का अध्यक्ष है, एक सेक्टर का महासचिव है और जितने बूथ हैं उतने सचिव बनाए गए हैं। मतलब क्या है कि जितने भी सेक्टर में बूथ हैं और एक बूथ का मतलब है करीब 1000 वोट, यही तो है। और 1000 वोट में हमने एक बना दिया अच्छे पदाधिकारी को, जिसके अंदर समझने और समझाने की क्षमता है, ताकत है। ऐसे पदाधिकारी को हमने बनाया क्या, बूथ का अध्यक्ष नहीं, बूथ से निकाल करके सेक्टर का सचिव बनाया। और सेक्टर के सचिव बनाने के बाद जब एक अच्छा टॉप का वर्कर 1000 वोटर में निकाल के हमने सचिव बना दिया, अगर वो बढ़िया वर्कर है तो वो नीचे अपनी बूथ की कमेटी भी बना लेगा। जब वो बूथ की कमेटी बना लेगा, लेकिन अक्सर मुझे लगता है यहाँ पे ये चीज लागू नहीं होगी, लेकिन अक्सर देखने को क्या मिलता है कि अगर बूथ में अध्यक्ष पिताजी बने हैं तो अगर उसमें संगठन सचिव का पद है तो कहीं उनके बेटे बना दिया जाता है, या एक परिवार के 2 लोग बना दिया जाता है। ये है कि नहीं है? ये अक्सर आप पाएंगे। लेकिन जो आदरणीय बहन जी की सोच थी कि जब 1000 का बूथ है तो 1000 बूथ में से हम एक बनाएंगे सेक्टर का सचिव और 5 बनाएंगे बूथ के पदाधिकारी, बूथ का अध्यक्ष होगा और अन्य 4 पदाधिकारी होंगे। तो ये जो 5 पदाधिकारी हम बनाएंगे और एक हो गया हमारा सेक्टर कमेटी में सचिव हो गया। भैया बैठ जाएंगे, भैया लाल मोहम्मद जी इधर आ जाओ, यादव जी इधर आ जाओ, बाकी लोग जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। मैं बता रहा था कि 5 पदाधिकारी हमारे बूथ में बनाए जाते हैं। अब ये 5 पदाधिकारी बूथ में और एक सेक्टर को भाई ने क्या कहा कि विधानसभा को बांट करके एक सेक्टर में 10 बूथ को आपको जोड़ना है। तो 10 बूथों को जो आप जोड़ेंगे तो 10 बूथ को जोड़ करके आपने एक सेक्टर बनाया। 10 बूथ को जोड़ करके एक सेक्टर बनाया तो एक सेक्टर में 10 बूथ है और एक बूथ में कितने पदाधिकारी हैं? 5। तो 5 जोड़े 10 50 हो गए और 12 प्लस कर दीजिए उसमें
तो 62 हो गए। तो ये 62 जो कार्यकर्ता है, तो इनको ऐसे मानिए कि एक ये सेना है पार्टी, ये पार्टी की एक सेना है। अगर सेना ट्रेंड नहीं है, अगर सेना को बराबर ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो काम बनेगा नहीं। जैसे मान लीजिए पाल जी का ये गेस्ट हाउस या हॉल है यहाँ पर, और मान लीजिए देश की सेना 10,000 सैनिक हम लोग तैयार कर लें, भर्ती कर लें, उनको पोस्ट भी दिया है। 10 और की सेना में 1,000 असलाह की व्यवस्था हो और 1,000 असलाह इसी हाल में रख दिया जाए। राइफल इसमें रखी जाए 1,000, और सेना कितनी है हमारी 10,000 की। और अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो हम लोग कहें भाई लड़ाई शुरू हो गई, चलिए भाई उठाइए राइफल और लग जाइए आप बॉर्डर पे, क्या होगा कि 10,000 की सेना 1,000 राइफल उठाने में ही आधी सेना तो उसी में 10 कुछ के मर जाएगी। अगर 10,000 में हम अगर ट्रेन कर दें कि 1,000 ये लोग हैं, यही के उठाएंगे राइफल, तो आसानी से राइफल उठा करके वो बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। अगर ट्रेनिंग नहीं तो क्या होगा, 10,000 सेना यहाँ पर खुदे आपस में कह के हम उठाएंगे, पटक मार के जज की छान। कहने मतलब ये हमारा है, बहुजन समाज पार्टी की जो सेना है, जो आदरणीय बहन जी ने कहा कि पहले हम सेक्टर की कमेटी, बूथ की कमेटी बना लें, और जब बन जाए तो उस कमेटी को, उस सेना को हम ट्रेन करने का काम करें। और जब ट्रेन सेना हो जाएगी तो निश्चित तौर पर चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी पार्टी, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हमें आपको गुमराह करने का काम करेगा तो हम गुमराह नहीं होंगे, बल्कि उस बात का, उन चीजों का, चक्की, चौराहे, पान की दुकान, नाई की दुकान पर जब बहस होगी तो बहुजन समाज पार्टी के अच्छे वकील बनकर के हम पैरवी करने का काम करेंगे, हम बहस करने का काम करेंगे, हम जिरा करने का काम करेंगे। आप जानते हो कि चाहे मैं विधानसभा के अध्यक्ष हो, सेक्टर के अध्यक्ष हो, अगर मुकदमा लिख गया 302 का और ये निर्दोष भी है, और निर्दोष होने के बाद क्या होगा कि मुकदमा चलेगा, अदालत चलेगा, और जब मुकदमा में अदालत में जाएगा तो अगर अच्छा वकील है तो इनको बचा जाएगा, अगर इनका वकील कमजोर है तो ये चले जाएंगे, जाएंगे। तो निश्चित तौर पर इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें बहुजन समाज पार्टी के जो 6 वकील हैं 1,000 वोट पर, उन वोट के वकीलों को हमें ट्रेन करना, हमें उस चक्की चौर में बहस करने लायक बन जाए। इसलिए आदरणीय भाई ने कहा कि हम लोग गांव-गांव जाएं, बूथ-बूथ जाएं, पूछें कि आपका क्या काम दिया गया, आपको क्या करना है। हम तो आज यहाँ पर आए हैं, कैडर करेंगे, चले जाएंगे, हो सके दोबारा नंबर आए तो हमारा ट्रांसफर ही हो जाए कि नहीं, या फिर जो है हमारे ये बैठे हैं, ये कहीं हम लखनऊ मंडल में आ जाए कि नहीं। तो लेकिन जो यहाँ के हमारे सेक्टर बूथ कमेटी के लोग, इस लड़ाई को लड़ना आप लोग। इसलिए आदरणीय बहन जी ने बताया कि हमें क्षेत्र में जाना है, और जा करके हमें चाहे अनुसूचित जात के लोग हों, बैकवर्ड समाज को जाना है। अभी हमारे बता रहे थे किस तरह से बैकवर्ड समाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था क्या करने का काम किया। तो अपने कहने तात्पर्य क्या है कि आखिर इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी क्यों बनी। इस देश के आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इस देश के अंदर तमाम पार्टियां थी। कांग्रेस पार्टी 1885 की पार्टी है, 1885 में कांग्रेस बनी थी। तो कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है पुरानी पार्टियां हैं। इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी आज है, ये भी पार्टी पहले आज़ादी के पहले दूसरे नाम से हुआ करती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे तमाम संतों महापुरुषों ने इस देश के रहने वाले जो 1/5 हैं, 1/5 का मतलब जो इस देश के अंदर दलित हैं, बैकवर्ड हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको इस देश के अंदर जानवर से बदतर जीने के लिए मजबूर किया जाता था, जिनको इस देश के अंदर गंदे तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था, जिस तालाब का पानी कुत्ता पी सकता था, उस तालाब का पानी पीने का हमें अधिकार नहीं था।
हमें चारपाई में बैठने का अधिकार नहीं था, हमें अच्छा खाना पीना का अधिकार नहीं था। लेकिन देश के अंदर तमाम महापुरुषों ने समय समय पर संघर्ष करने का काम किया। चाहे ज्योतिबा फुले जी हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, नारायण गुरु हो, इन लोगों ने अपने समय पर संघर्ष करने का काम किया। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम अपमान सहने का काम किया। जब वो पढ़ाने के लिए निकलने का काम करती थी तो लोग उनके ऊपर गोबर फेंकने का काम करते थे, गंदगी फेंकने का काम करते थे। लेकिन माता सावित्रीबाई फुले जी ने हार नहीं मानी। अपनी थैली में, अपने झोले में 2 साड़ी रख के जाने का काम करती थी कि जब गोबर और कीचड़ पड़ेगा तो उस कपड़े को बदल करके दूसरा कपड़ा पहन करके, साड़ी पहन करके हम बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। छत्रपति साहू जी महाराज जी ने अपने रियासत में इस देश के अंदर जो 1/5 है, जो अछूत है, वो आगे बढ़ जाए, तरक्की कर जाए, इसलिए उन्होंने अपनी रियासत में 50% का अक्षर देने का काम किया। और इतना करने के बाद तब ये देश आजाद हो रहा था। आजाद होने के समय जब अंग्रेज देश को छोड़ करके जाने वाले थे, उस समय बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अंग्रेजों से जाकर के मुलाकात करने का काम। और जब मिले और मिलने के बाद बताया इस देश के अंदर कि इस देश के अंदर 1/5 ऐसी आबादी है जो इस देश के गुलामों के भी गुलाम से बदतर हैं, जिनको इस देश के अंदर जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे लोग के बारे में भी आपको कुछ करना चाहिए, इनकी भी अलग से आपको व्यवस्था करके जाना चाहिए। जब ये बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बताया तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि ये कौन लोग, इनकी क्या पहचान है। लेकिन उस समय तक कोई पहचान तो थी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोई पहचान नहीं है, इनकी कोई सूची नहीं बनी है। अंग्रेजों ने इसके लिए कमेटी बनाने का काम किया और कमेटी बना करके इस देश के अंदर भेजने का काम। और जब भेजा कमेटी, साइमन कमीशन नाम से कमेटी बनी। साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया? नेहरू, गांधी और के लोगों ने दिया, कांग्रेस के लोगों ने दिया। साइमन कमीशन इस देश के अंदर अगर आ जाएगा और ये अगर जान जाएगा इस देश के अंदर की क्या व्यवस्था है, तो इस देश के अंदर जिनको हम गुलाम बना के रखते हैं, जो स्वयं तुम्हें गुलाम थे अंग्रेजों के, सोचा कि जब इनके अंदर ये कमेटी आएगी तो इनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा, हमारी सोच खुल जाएगी। इसलिए उन्होंने वो बैक का नारा देने का काम किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की बदौलत कमेटी आई देश के अंदर, और कमेटी जब आई तो देश के अंदर वो जाने का काम किया। और उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी उस कमेटी के मेंबर थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस समय दिन में तो रहते थे कमेटी के साथ में, लेकिन रात में अपने लोगों के बीच में जाते थे और बताने का काम, समझाने का काम करते थे कि भाई साहब, आपको अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हैसियत है उसके बारे में कुछ छुपाना नहीं है, बल्कि सही सही अपनी बात को बताना है। लेकिन उस समय कांग्रेस के लोग और गांधी के लोग भी घूमते थे पीछे पीछे। जहां जहां बाबा साहब जाते थे, पीछे से कांग्रेस और गांधी के लोग भी जाने का काम करते थे और गुमराह करने का काम करते थे। और जिनको जिनको वो गुमराह कर ले गए, जिनको जिनको वो फुसला ले गए, बता ले गए, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं आज पिछड़ी जात के लोग, बैकवर्ड समाज के, वही तो लोग हैं। भाई जब कमेटी जाई, कमेटी जब पूछ रही थी, उस समय तो जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मान लिया और मानने के बाद अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को सही से बता दिया गया, उनकी तो सूची बनाई गई, जिन्हें हम लोग अनुसूचित जात कहते हैं। जो पहाड़ी उसमें एरिया में जो उसमें जंगल में रहते थे, उनको अनुसूचित जनजात का नाम दिया गया। तो सूची जो बनाई गई उसमें अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात, वो तो सूची बन गई। लेकिन गुमराह लोग हो गए, जो गांधी नेहरू के कहने पे आ गए, जैसे हमारे यादव भाई है, वो गुमराह कर दिया उसको बता दिया कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को आप ना मानिएगा। डॉक्टर अम्बेडकर आपको अपनी तरफ बना चाहता है, वो खुद बना चाहता है। गुमराह कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज आप लोग, जो यादव, उनको गुमराह कर दिया
कि आप तो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हो, आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात ना मानना। विश्वकर्मा को गुमराह कर दिया कि आप भगवान विश्वकर्मा की वंशज के लोग हो, आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात को ना मानना। मौर्य को गुमराह करने का काम किया कि आप सम्राट मौर्य के वंशज के लोग हो, आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात को न मानना। इस तरह से जो बैकवर्ड समाज दिखाई पड़ता है, इसको बड़े पैमाने पर गांधी और नेहरू कंपनी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने गुमराह करने का काम किया। और लोगों ने क्या किया कि उनकी बात नहीं मानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। साथियों, बात नहीं मानी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उनकी चाहत थी कि इनको भी आगे चल करके अधिकार मिलना। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने संविधान में धारा 340 को लिख दिया, जोड़ दिया। अभी हमारे भाई ने बता दिया संसद में कि 27 बैच के तहत मिल गया हम लोग 5 सदस्यों को, लेकिन बैकवर्ड समाज को नहीं मिला। तो मैं उस बात को मानने नहीं जाऊंगा, लेकिन बैकवर्ड समाज को नहीं मिला। अब देश के अंदर संविधान कब लागू हो गया? 1950। अब 1950 में देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिख करके देश को सौंप दिया और लागू हो गया। सौंपा तो 1949 में था, लेकिन लागू कब हुआ? 1950 में हुआ। अब हमको समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन्हें संविधान में हमें और बैकवर्ड समाज के लोगों को अधिकार दे दिए, और उसके अलावा इस देश के अंदर जो व्यवस्था थी पहले, कि पहले राजा जो है रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। और संघर्ष करने के बाद उन्होंने पहले तो अंग्रेज के सामने जब बात को रखी, तो देश के जो रहने वाले दलित समाज के लोग हैं, अनुसूचित जात के लोग हैं, या 1/5 मान लीजिए, उनको इस देश के अंदर 2 वोट का अधिकार मिला। इस देश के अंदर 2 वोट का अधिकार मिला था कि 1 वोट से तो जनरल कैंडिडेट को चुनेंगे वो, और दूसरे वोट से वो जो अपना कैंडिडेट होगा उसको देने का काम करेंगे। जब चुनाव जीत कर आए, अगर समाज का काम ना करे तो उसको हम बदल दें अपने वोट से। लेकिन बात को कांग्रेस के लोगों ने नहीं माना, गांधी ने नहीं माना, और इसके खिलाफ वो जो है धरने उपदेशों में बैठ गए। और जब तक बैठे रहे और धमकी मिलने लगी बाबा साहब अम्बेडकर को कि अगर आपने समझौता नहीं किया, आपने अपनी बात से पीछे नहीं हटे, तो इस देश के अंदर खून खच्चर हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मजबूरी में आकर के 24 नवंबर को पूना पैठ किया, और पूना पैठ करने के बाद भी हमें 1 वोट का अधिकार वो दिला ले गए। और जब 1 वोट का अधिकार दिलाया, और दिला करके जब वो अंदर से बाहर आ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज आप बड़े खुश हैं, आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आज हमने पूरे देश की जितनी भी रानियां थी, उन रानियों का एक साथ ऑपरेशन कर दिया है। अब राजा रानी के पेट से नहीं, बल्कि मतपेटी से राजा पैदा होगा, वोट से राजा पैदा होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था। कहने का तात्पर्य क्या है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, जहां हमारे तमाम संतों महापुरुषों ने लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1928 से लेकर के जो पीक टाइम था, 1928 में फाइनल कमीशन बना था, तो 1928 फिर उसके बाद 1930, 31, 32 में गोल में सम्मेलन हुआ। तो 1928 से लेकर के 1932 तक बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमारे आपको तमाम अधिकार दिला दिए थे। लेकिन दिलाने के बाद भी उनका सही शासन इस्तेमाल या उनके अधिकारों के तहत सही हमें आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब इस देश के अंदर संविधान लिख करके सौंपा था, तब भी उन्होंने कहा था किसी भी देश का संविधान चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, अगर लागू करने वाले अच्छे लोग नहीं है तो अच्छा संविधान भी खराब साबित। ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
एक तो हमें क्या किया, जो जानवर से बदतर जिंदगी थी, जो आज चमार पासी धोबी धानुक है, वाल्मीकि है, कटिक है, इनको जो जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था, तो वहां से हमें निकाल करके हमें आपको वोट सरकार दिलाया, हमें आपको आरक्षण भी दिलाने का काम। जो अनुसूचित जात के लोग हैं इनको अक्षर कब मिल गया, 1932 मिल गया। और अक्षर दिलाया दो चीजों में, एक दिलाया आपको अक्षर, वो दिलाया आपको सरकारी नौकरी, और दूसरा दिलाया आपको राजनीति में कि आप अक्षर के तहत विधायक बनोगे, सांसद बनोगे और अपनी बात को सदन में रख करके समाज के लिए संघर्ष करने का काम करोगे, उनके हित की लड़ाई लड़ने का काम करोगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीति में भी सुधारने का काम किया और सरकारी नौकरी में भी अपने आपको आरक्षण दिलाने का काम किया कि आप आगे बढ़ जाइए। 10 साल की व्यवस्था की थी कि 10 साल के अंदर लोग हमारे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ ही लंबा समय बीत, लंबा समय बीतने के बाद भी जो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो व्यवस्था की थी उससे हमें आपको बिल्कुल नहीं मिला, उसके तहत हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उसने हमेशा नारे तो दिए कि कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, कांग्रेस का गरीबी मिटाओ, लेकिन ना कांग्रेस का हाथ हम लोग के साथ रहा, ना गरीबी मिटी, बल्कि हम लोग और गरीब हुए। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुसूचित जात के लोगों को पढ़ाई लिखाई और सरकारी नौकरी में अक्षर दे दिया, तो क्या हुआ कि गरीब का बच्चा भी, दलित का बच्चा भी IAS बनने लगा, DM बन गया, दरोगा बन गया, लेखपाल बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। जब ये बनने लगे तो क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने क्या किया कि देश के अंदर कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक कोई बच्चा अब इस बात को समझिए, जब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक कोई बच्चा फेल नहीं किया जाएगा तो मतलब क्या है, वो पढ़ता रहेगा, उसको ABCD आती ही नहीं है, A फॉर एप्पल होता है, एलिफेंट होता है, पता ही नहीं इसको है, तो कक्षा 8 तो पढ़ जाएगा वो गांव में, लेकिन जब कक्षा 8 के बाद बाहर जाएगा तो उसका कहीं नाम लिखा नहीं है, और जब नाम नहीं लिखा जाएगा तो क्या होगा कि फिर गांव के अंदर दोबारा आएगा और किसी न किसी की गुलामी करेगा या किसी के भट्टे पे काम करेगा, कहीं खेत में बटाई पे काम करेगा, कहीं मजदूरी काम करेगा। तो जहां से बाबा साहब अम्बेडकर निकाल के लाए थे फिर वहीं पहुंचाने की व्यवस्था कांग्रेस ने भी किया। इसलिए हमें आपको कांग्रेस पार्टी से होशियार रहना चाहिए, हमें कांग्रेस पार्टी के सब नहीं देखना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के हम 4 आने के लिए मेंबर नहीं बने, तो यूं नहीं कहा था, इसीलिए कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमें आपको जो है रखने का काम किया, धोखा देने का काम किया। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान सभा में जब जाने का काम कर रहे थे और जब वो सांसद बने, 3 चुनाव आए, तो क्या क्या कांग्रेस के लोगों ने कि जहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव जीते थे उस सीट को उन्होंने पाकिस्तान में कर दिया। जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में कर दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में ना पहुंच पाए, क्योंकि अगर वो पहुंच जाएंगे तो वहां पर वो बात करेंगे गरीबों की, वो बात करेंगे दलितों की, वो बात करेंगे 5 लोग की जिनकी व्यवस्था जान बदतर जिंदगी जीने के मजबूर किया गया, तो ऐसी बात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस जान चुकी थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही गोल में सम्मेलन में जहाँ अपनी बात रखने का काम किया हो, चाहे सामंत लाने का जो काम किया हो, चाहे इस देश में जो बैकवर्ड समाज के लिए उनके लिए काम किया हो। इसलिए कांग्रेस के लोग चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में न जाए, लेकिन हुआ क्या, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में जब नहीं जा पा रहे थे तो उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद फिर अंग्रेजों से मिले और अंग्रेजों के दबाव में आ करके फिर इस देश के अंदर दबाव पड़ा तो मुस्लिम लीग के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव जिता करके फिर से संविधान सभा में भेजने का। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में गए तो उन्होंने इस देश के अंदर जो संविधान लिखा उस संविधान में हमें आपको तमाम अधिकार देने का काम किया।
तमाम हमें राइट्स देने का काम किया, लेकिन लंबे समय तक बीतने के बाद भी इस देश के अंदर 37 साल तक देश और प्रदेश के अंदर सरकार किसकी थी? लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, नारा दिया, वोट लिया, चुनाव आ जाए तो हमारी आपकी बस्तियों में दारू, पैसा, साड़ी भेजने का काम करते थे, वोट लेने का काम करते थे, बल्कि कहते थे कि वोट आप डालने ना जाना, वोट हम दिलवा लेंगे। ये व्यवस्था देश के अंदर थी। लेकिन जब मानो श्री काशी राम जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम संतों महापुरुषों के बारे में पढ़ने का काम किया, और पढ़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि इस देश के अंदर जो 1/5 लोग हैं, आज उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था कि वोट के अधिकार से जिस दिन आप वोट की कीमत जान जाएंगे, वोट की ताकत को जान जाएंगे, उसी दिन आप लोग इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को मान करके उन्होंने बाबा साहब की बात माना, और मानने के बाद उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देने का काम किया, और पहले बाम सेब बनाई, बाम सेब बनाने के बाद फिर उन्होंने DF4 बनाने का काम किया, दलित छोटी संघर्ष समिति बनाने का काम किया, और जब तैयार समाज होने लगा तो फिर जाकर के 14 अप्रैल 1983 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का। जब श्री काशी राम जी ने इस देश के अंदर एक दल बना दिया, राजनीतिक पार्टी बना दी जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है, तो इस देश के जो बड़े नेता थे वो हंसने का काम करते थे, मजाक उड़ाने का काम करते थे कि मां श्री काशी राम जी का दिमाग खराब हो गया, ये कहते सरकार बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, इनका दिमाग खराब हो गया है, ये सरकार विधायक क्या बनाएंगे। लेकिन साथियों, मानो श्री काशी राम और बहन कुमारी महती, इन दोनों लोगों ने मिलकर के गांव-गांव जाने का काम किया, समाज के हर अंग को तैयार करने का काम किया, मानसिक रूप तैयार करने का काम किया, न बिकने वाला बनाने का काम किया। नतीजा क्या हुआ? जो लोग कहते थे कि ये लोग कहते तो हैं कि यूपी की मजबूरी है और बहन की जरूरी, ये कहते हैं कि यूपी की मजबूरी है, बहन की जरूरी है, लेकिन ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, इनके पास काले कलुट्टे लोग हैं, इनके पास चप्पल नहीं है, सर पे कपड़ा छत नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने की रोटी नहीं है, इनका भी दिमाग खराब हो गया। लेकिन हुआ क्या? हम नारा लगाते रहे, लेकिन नारा लगाने के साथ साथ जो काम मिलता था, तो संगठन के पदाधिकारी हुआ करते थे, वो लोग जमीन पे जाकर के समाज को तैयार करने का काम करते थे, और जब चुनाव होता था तो सिखाने का भी काम करते थे कि कांग्रेस के लोग, अंदर के लोग अगर आपको दारू भी दे, पैसा भी दे, साड़ी भी दे, सब कुछ ले लेना, रख लेना, वोट डालना हाथी पर, फिर जाके दारू पी लेना। यही तो हुआ, सच्चाई तो यही है, हम भूल गए। यही हुआ कि हमारे समाज के लोग समझने लगे, वोट की ताकत को समझने लगे, अपनी बहू बेटी की इज्जत से बढ़कर के उसकी रखवाली करने लगे। जब इस बात को समझ गए तो हमने पैसा भी रख लिया, दारू भी रख ली, वोट हाथी में देने का काम किया। और जो कहते थे कि कभी विधायक नहीं बनेगा, तो हमने विधायक भी बनाया, और विधायक के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार आदरणीय बहन कुमारी महती को मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन हमने मुख्यमंत्री तो बना लिया, हम लोग साथ में ले जाएंगे, हमने मुख्यमंत्री बना लिया। जब 4थी बार आदरणीय बहन कुमारी महती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो हमने आपने क्या कहा? हमने फिर कहा कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। अब इस बात को समझो, जब हमने कहा कि यूपी हुई हमारी है, दिल्ली की बारी है, तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो अंदर के लोग थे, उनके सीने पर सांप लौट गया
उनका कलेजा फट गया और उनको एहसास हुआ कि यही भूखे नंगे गरीब लोग जिनके पास कपड़ा नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी, चप्पल नहीं थी, छत नहीं थी, सब ये कहते थे तो इनकी बात को हम नहीं मानते थे, मजाक बनाने का काम करते थे। लेकिन सरकार बना ली 4 बार है, अगर फिर से नारा दिया है तो आज इनके साथ तो अपर कास्ट के लोग भी हैं जो चाहते देश के अंदर भाईचारा पैदा हो, देश के अंदर तो समाज की स्थापना हो। आज तो पहले से उनका एक कंधा मजबूत था, आज उनका दूसरा भी कंधा मजबूत हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के बाद ये देश के अंदर सरकार जरूर बना लेंगे, ये बात ये सब जान गए। जब ये जान गए तो उन्होंने शरीयत रचने का काम किया, एसपी को बदनाम करने का काम किया, हमारे नेता को बदनाम करने का काम किया और जनाब बदनाम करने का काम किया। लेकिन जहां जहां बहन जी को फंसाने का काम किया, जहां उनके पर मुकदमे दिखाने का काम हुआ, ईडी का छापा पड़ा बहन जी के आवाज पे, कुछ नहीं मिला वहां पर। ताज कोटी डोर में बहन जी को फंसाने का काम किया, मुकदमा चला, बहन जी को क्लीन चिट मिल गई। आदरणीय बहन जी को जितनी भी फंसाने की साजिश की, सब साजिशों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों नाकाम हो गई। जब दोनों नाकाम हो गई तो राजनाथ सिंह ने क्या किया? राजनाथ सिंह ने कहा कि दलितों में भी डाल दीजिए फूल, जैसे अंग्रेज थे फूल डालो रात लोग, ऐसे ही जो है क्या किया? राजनाथ सिंह ने कहा दलित में भी दलित और अब दलित पिछड़े में बांट दिया, पिछड़ा और पिछड़ा, इसमें लड़ाई लगा दो, फूल डाल दो तो बहन जी का वोट खत्म है। यही तो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पूरी जो लड़ाई है, पूरी लड़ाई जितने दल इस देश के अंदर है वो एक तरफ होकर के केवल किसको रोकना चाहते हैं? वो रोकना चाहते हैं बहन कुमारी। क्यों रोकना चाहते हैं? कभी आपने समझा है? कभी समझा होगा आपने? बहुजन समाज पार्टी जब से बनी है तब से लेकर के आज तक जितने चुनाव हुए, क्या किसी चुनाव में कोई भी घोषणा पत्र जारी किया है? कभी कोई मैनिफेस्टो जारी किया है? नहीं जारी किया। लेकिन जो दूसरे दल लोग हैं वो लंबा घोषणा जारी करते हैं, लेकिन बीएसपी क्यों नहीं करती है? कभी आपने सोचा? क्योंकि जब बीएसपी बनाई थी काशीराम बहन जी ने, तभी उस समय कहा था